Hello, everybody. This is Revati Ashok from BPAC. We have a very inspiring and interesting visitor today, and Baljeet, who is a professional mountaineer. Welcome, Baljeet, to the BPAC office. Thank you so much. We are going to have an interesting conversation with her. Her story is truly inspiring. At the age of 27, she has many firsts to her credit. She is the first Indian to climb 7 mountain peaks above 8,000 meters. She's the first Indian to climb 5 mountain peaks above 8,000 meters in 30 days. First Indian woman to climb 8,000 meter peak without oxygen. She is a marathoner, a yoga enthusiast, a mental coach, many more things to her credit. And it's my pleasure to have this conversation with Baljeet to bring her story to all of you. Baljeet, welcome to the BPAC office. It is so inspiring to see somebody like you, as young as 27, coming from a remote village in Solan. Tell me about your journey and early life and how you took to the mountains. Yeah. So thank you so much first of all, ma'am. And माउंटेन्स पहले से ही मैं वहीं पे पले बड़ी हूँ माउंटेन्स में। तो सोलन की जो हाइट है 1500 मीटर तक ही है। उससे ऊपर की हाइट यानी फिर अच्छे हिमालयस यानी हाई एल्टीट्यूड आ जाता है। लेकिन जो जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे माउंटेनियरिंग के बारे में कोई जानता तक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहली बात तो एक लड़की होके घर से बाहर निकलना एक तो सबसे बड़ा वो चैलेंज था। तो मेरे गाँव में जितने भी लड़कियाँ रही हैं यानी उन्होंने 12th किया एंड देन उसके बाद शादी हुई है मैक्सिमम लड़कियों की। बट मेरा जर्नी थोड़ा सा अलग रहा, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे बहुत सपोर्टिव थे एंड मैं बचपन से लेकर स्पोर्ट्स में रही हूँ। बट हमारे यहाँ पे अच्छे कोई कोच नहीं थे। जब हम गाय चराने के लिए जाते थे तो क्या होता था कि हमारे जो गांव से उस पहाड़ी से सबसे पीछे वाली पहाड़ी मुझे बर्फ़ से ढकी हुई दिखती थी। मेरी मम्मी बोलती है कश्मीर है, मेरी मदर को खुद को पता नहीं है वो कहाँ है, लेकिन वो आइडिया लगाती रहती थी। तो मतलब ये माउंटेन्स के लिए मेरे लिए पहले से ही था ऐसा, बट मुझे एग्जैक्ट इसका नाम पता नहीं था एंड मैं जानती नहीं थी कि माउंटेनियरिंग है क्या और ये कहाँ से शुरू हुई क्या है। मतलब इवन मेरे लिए ये वर्ड ही बहुत नया था 2014 तक। So lovely. You call yourself a mountain daughter. Yes. Mountains have been your calling. Yeah. When was the first time you climbed a mountain seriously, and how did you decide to become a professional mountaineer? Okay, तो मेरी जो माउंटेनियरिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी वो जर्नी थी 2014 में। मैं एनसीसी कैडेट थी और मैं एनसीसी ज्वाइन ही किया था एंड उस टाइम पे हमारे यहाँ पे वैकेंसी आई थी एनसीसी में फर्स्ट गर्ल्स एक्सपीडिशन जो एवरेस्ट के लिए जा रहा था 2016 में। तो उसका सिलेक्शन पूरे इंडिया में होने जा रहा था। तो 100 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया था एंड मुझे भी सिलेक्ट किया गया मेरे कॉलेज से। मुझे भी पता नहीं था कि ये सिलेक्शन उस टाइम एवरेस्ट के लिए होने जा रहा था एंड मैं दार्जिलिंग गई। दार्जिलिंग में हम 100 गर्ल्स थी पूरी भारत से, और 100 गर्ल में से हमें पिक किया गया 14 गर्ल्स को अगले एक्सपीडिशन के लिए। 6001 मीटर की पीक है माउंट देव टिब्बा, वहाँ के लिए 2015 में। देन उसके बाद 7000 के लिए सिलेक्ट किया गया। देन फाइनली जो लिस्ट आई उसमें 10 लड़कियों में मेरा नाम भी था सियाचिन ग्लेशियर ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद एवरेस्ट के लिए हम गए। उस टाइम तक ना मुझे माउंटेनियरिंग एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो मुझे समझ नहीं था कि माउंटेनियरिंग है क्या। बस मुझे इतना था कि मज़ा आ रहा है, चढ़ रहे हैं, ये नेम फेम की दुनिया है और अगर मेरे पास नेम फेम आ गया तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ जॉब मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही मेरा माइंडसेट था क्लाइंबिंग के लिए। बट 2016 में एवरेस्ट गई एंड मेरे एवरेस्ट टीम में हम कम से कम 19 क्लाइंबर्स थे, जिसमें से सिर्फ 3 क्लाइंबर्स का सबमिट नहीं हुआ और एक जो कैडेट थी वो मैं थी। तो मेरा उस टाइम सबमिट नहीं हुआ एवरेस्ट एंड 300 मीटर पीछे ही मुझे वापस आना पड़ा। देन उसके बाद वो मोमेंट मेरा ऐसा मोमेंट था जब मैं टूट गई थी। बट वापस क्यों आना पड़ा? क्योंकि मेरा ऑक्सीजन मास्क खराब हो गया था। ओह। सो ये मेरा ऑक्सीजन मास्क खराब हो गया और मेरे पास एक ही ऑक्सीजन मास्क था और मेरी सारी टीम जा चुकी थी और बैकअप में कोई नहीं था। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि हमें नीचे चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं क्लाइंब करती ऊपर तो ऑब्वियसली मैं तो अपनी जान तो खतरे में डालती, साथ में अपनी शेरपा की जो मेरे साथ हाई एल्टीट्यूड गाइड है मैं उनकी भी जान खतरे में डालती। तो इसलिए मैंने वहाँ पे डिसीजन लिया और मैं वापस आ गई। तो वापस आना भी विदाउट ऑक्सीजन? या बट उस टाइम हमने क्या किया कि मैंने और मेरे शेरपा ने हम एक ही ऑक्सीजन मास्क हमने यूज़ किया
और एक ही ऑक्सीजन मास्क लेके हम दोनों वापस नीचे बालकनी तक आए। उस मोमेंट पे आई रियलाइज कि मतलब मैंने बहुत बड़ी चीज़ खो दी है। एवरेस्ट के साथ में ही लोत्से फेस है, तो जब आप एवरेस्ट क्लाइंब करते हो तो आपको लोत्से से नीचे आना पड़ता है। तो मैं उस लोत्से के फेस पे थी एंड माउंट लोत्से एंड अबव 8000 मीटर पीक है एंड फोर्थ हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। तो वहाँ से मैंने सीधा टारगेट किया ऐसे टॉप को, एवरेस्ट के टॉप को, और मैंने बोला कि इस बार रोक लिया 2020 के बाद आऊँगी, रोक के दिखाना। आई वॉज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। कितने साल आप क्लाइंब नहीं किया आपने? 3 इयर्स मैंने क्लाइंब नहीं किया उसके बाद। गुस्से में थे? या गुस्से में नहीं थी एक्चुअली, नहीं गुस्सा में नहीं था, पर मेरे पास मतलब कॉन्टेक्ट्स नहीं थे कि कोई मेरे को स्पॉन्सरशिप दे एंड मैं किसके सामने बात रखूं। तो रनिंग मैंने कंटिन्यू रखा एंड वो मुझे लगता है मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट था इसको ओवरकम करने का, जो ये चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। एंड मैंने कंटिन्यू किया अपना जर्नी एंड 16 में क्लाइंब नहीं किया, 17 में मैंने अपना एडवांस कोर्स किया माउंटेनियरिंग का, देन स्की कोर्सेज किए, एडवांस इंटरमीडिएट एंड बेसिक कोर्स एज वेल। देन एक दिन मैं वर्कआउट कर रही थी, कोविड के टाइम की बात है, और मैंने जस्ट अपनी आंखें बंद की कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या। देन सडनली जो पहला जो फेज था वो एकदम माउंटेन ट्रिगर हो गया एंड इट्स लाइक अ मूवी, कि ऐसा मूवी में होता है बट ये मेरे साथ रियल में हुआ है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोलाइज हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। तो वो फियर को आपने कैसे ओवरकम किया? मैं मनाली ऐसे ही जस्ट गई थी और वहाँ मनाली में मुझे ऐसे लोग बहुत सारे मिले जो क्लाइंबिंग में पैशनेट थे, स्की कर रहे थे, स्नोबोर्ड कर रहे थे। तो मैं वो करते करते एक कांटेक्ट मुझे वहाँ से मिला। देन आई सेड कि जब ये इंसान जा सकता है एज ऑफ 45 एंड ऑल, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। देन मैंने फंडिंग इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। देन मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया और इसी तरह से लोगों से बात करते करते कॉन्टेक्ट्स मेरा बनना स्टार्ट हुआ। So how did you raise your first lot of funding to start climbing the mountains? सो 2021 में माउंट पुमोरी क्लाइंब किया, तो वो IMF की तरफ से क्लाइंब किया। मेरा अब ना विज़न चेंज हो गया था। अब मेरे माउंटेनियरिंग में मैं कम्प्लीटली जा चुकी थी एंड अब मैं समझी थी माउंटेनियरिंग है क्या चीज़। सो अब मेरे लिए एवरेस्ट इतना मायने नहीं रख रहा था जितना मायने मुझे अब ऐसा लग रहा कि मुझे पहाड़ चाहिए। अब मेरे लिए पहाड़ इंपॉर्टेंट है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे नेम चाहिए, ना मुझे फेम चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई नीड यू, मुझे बस Wow. तुम चाहिए, बस आप चाहिए मुझे। That is inspiring. या तो देन उसके बाद फंडिंग मैंने स्टार्ट किया, लोगों के कॉन्टेक्ट्स में बताया। तो मेरे जो स्पॉन्सर रहे वो सोलन से रहे और मेरिडियन के ऑनर हैं, MD हैं वहाँ पे, और विनोद गुप्ता सर। तो एवरेस्ट का नाम सभी जानते हैं, बाकी पिक्स का नाम कोई नहीं जानता। एंड मुझे लगता है कि एक ये बात भी है कि जब तक कोई एवरेस्ट क्लाइंब ना करे तब तक लोग समझते हैं कि वो क्लाइंबर नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एवरेस्ट से 100 गुना टफ माउंटेन्स भी यहाँ पे है। लाइक अभी मैं आपको बताऊँ माउंट अन्नपूर्णा, जिसके मैं बात करने वाली थोड़ी देर में, तो वो दुनिया की सबसे डेंजरस पीक है, इवन K2 से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे बहुत सारे पीक्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन हमें सिर्फ एवरेस्ट का ही नाम पता है, हमें सिर्फ एवरेस्ट को ही जानना है, हमें सिर्फ। और मेरा ये एटीट्यूड चेंज हो गया, मुझे ऐसा था कि अब मुझे हर एक पहाड़ को जानना है, डजेंट मैटर कि इसकी हाइट क्या है, कहाँ आया है वो, कहाँ नहीं, मुझे सब कुछ जानना है। फंडिंग स्टार्ट करने के बाद क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया। मुझे भी याद है जब मैं फंडिंग कर रही थी, स्टार्ट कर रही थी अपने एक्सपीडिशन के लिए, तो मुझे किसी ने 1 रुपये भी डोनेट किया था एंड वो 1 रुपये भी मेरे लिए बहुत मायने रखा था। मैं रोई थी उस 1 रुपये, क्योंकि वो पहला डोनेशन था मेरे लिए, 1 रुपीज़। एंड उसके नीचे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लिखा था। उसने लिखा था कि दीदी मैं ना बहुत इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा, मेरे अकाउंट में सिर्फ 3 रुपये बचे थे एंड मैंने आपको 1 रुपये दिए। तो इसी तरह से मैं अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया एंड मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक भी अपने सोलन में एक भी ज्वेलरी शॉप नहीं छोड़ा, एक भी ऐसा शॉप नहीं छोड़ा जहाँ पे मैंने फंडिंग मांगे। मैं सीधा जाके अपना एक फॉर्मल लेके से बना के PDF मैंने बनाया था कागज़, और मैं रख देती थी सर मैं ऐसे माउंटेनियर हूँ, आप मेरा नाम पढ़ सकते हो, क्योंकि तब तक थोड़ा नाम हो गया था, माउंट पुमोरी क्लाइंब कर लिया था एंड उसके बाद मुझे प्लान करी थी माउंट धौलागिरी, तो 2021 में। क्योंकि धौलागिरी मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे ऐसा पता था कि नेक्स्ट ईयर मैं डेफिनेटली, मुझे एवरेस्ट बुला रहा है, मुझे एवरेस्ट तो जाना ही जाना, साथ में उसके साथ 3-4 पीक्स और क्लाइंब करनी है। अब मुझे अकेला एवरेस्ट क्लाइंब नहीं करना है, और मुझे मालूम, मुझे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसा था, इंट्यूशंस थे कि नहीं मुझे बुला रहे हैं बाहर, और इससे पहले मैं वहाँ पे जाऊँ उससे पहले मुझे टेस्ट करना है कि उस वक्त 2016 में मुझ में कमी थी या मेरा टेक्निक जो गियर था वही ख़राब था। तो मुझे टेस्ट करना था, इसलिए मुझे माउंट धौलागिरी जाना था। तो माउंट धौलागिरी के लिए मैं दर बदर भटकती रही, मतलब सरकार से भी बहुत तो मैंने अप्रोच किया,
बट फाइनली कुछ फंड्स हुए एंड मैंने अपना सेविंग कुछ लगाया एंड माउंट धौलागिरी क्लाइंब किया एंड धौलागिरी क्लाइंब करने वाली फर्स्ट वुमन बनी एंड फर्स्ट यंगेस्ट ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। मैं जैसे धौलागिरी के टॉप पे पहुंची, उस दिन पूरा विंडो क्लियर था एंड जैसे मैं पहुंची तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा टाइम है, मुझे ये Wow. चाहिए। Awesome. So tell me, during this course of your journey, you would have had many difficulties and failures before you encountered success. Can you talk about your failure and then what happened ओके सो and how did you motivate yourself? थैंक यू। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं कि वो मेरा फेलियर मोड नहीं था, आई थिंक वो मेरा लर्निंग मोड था। क्योंकि उससे पहले जब वो एक्सपीडिशन में कर रही थी 2016 तक, मैं सिर्फ क्लाइंब कर रही थी नेम फेम जॉब मनी इस चीज़ के लिए। तो मुझे लगता कि जब मेरा वो फेलियर एक मोमेंट आया, देन आई रियलाइज कि माउंटेनियरिंग ये नहीं है और मैं हूँ ही नहीं, मैं नेम फेम की दुनिया में हुई नहीं और माउंटेन चाहते ही नहीं है कि मैं नेम फेम के लिए क्लाइंब करूँ। दे वॉन्ट समथिंग डिफरेंट, दे वॉन्ट मी कि जितनी रिस्पेक्ट वो मतलब मैं उनको दूंगी वो डबल मुझे देंगे एंड मुझे मिले भी लकीली। तो मैंने ये समझ लिया था कि माउंटेनियरिंग मेरे लिए नेम फेम के लिए नहीं है। तो बताइए हमें, what kind of preparation did you have to make when you finally made that plunge to go climb the mountains? जब ये एक्सपीडिशन नहीं हुआ एवरेस्ट 2016 के बाद, तब भी मैंने अपना जो फिजिकल था वो मैंने डबल कर दिया। तो मैंने रनिंग करना स्टार्ट कर दिया, जिम स्टार्ट कर दिया, ट्रेनिंग अपना हार्ड ट्रेनिंग, ट्रेल रनिंग स्टार्ट कर दिया था और थोड़ा बहुत छोटे मोटे हाइक्स जो होते हैं नॉर्मल साइड में वो स्टार्ट कर दिया एंड मैं अभी भी वही कर रही हूँ। So that's so wonderful to hear. How did you go about looking at professionals? Did you seek out professionals? How did you uh, manage to get this kind of professional training? So I saw many of mountaineers in my circle. They are very good, like technically बोलो जो, क्योंकि मुझे लगता है कि easy है किसी को साथ में लेके चलना एंड देन उसको थोड़ा सामान देना एंड अब क्लाइंब करना। लेकिन अगर मैं बात करूँगी कि अगर आपको ओन माय ओन आपको खुद ही करना पड़े सब कुछ, क्या आप इतने प्रिपेयर हो, तो वो चीज़ मैं अपने शेरपा से सीख रही हूँ। जो मेरे माउंटेन जिनको आप हाई माउंटेन्स शेरपास भी कह सकते हो, गाइड भी कह सकते हो, तो मैं उनसे सीखती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन मास्क आपको ऑपरेट करना वो ज़्यादा जानते हैं हमसे, तो मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और उनके लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि वो लोग हमारे इतना विषय। देन मुझे ऐसा हो कि मुझे उनकी तरह बनना है, अब मुझे उनकी तरह बनना है, इसलिए मैं अपने जितने भी एक्सपेडिशन है मैं उनके साथ करना चाहती हूँ, उनको सीखना चाहती हूँ। तो मैंने अपने जो मेरे मिंगमा शेपर रहे हैं मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। So tell me, climbing 5 peaks of 8,000 meters in 30 days is astounding. Yes. Not done by any Indian Yes. so far. Yes. That's a record. Yeah. How did you do this? And did you encounter any difficulties? Because in a compressed period of 30 days, you had to climb these high, difficult mountains. 6 साल तक मैंने खुद को बंद रखा था, 6 साल तक मैं तरसी थी एक मौके के लिए। सो अब ये मेरा जवाब था एंड मैंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखी अपने, बहुत पहले भी माउंटेनियरिंग में देखी कि स्पेशली इस वाले एक्सपीडिशन में अन्नपूर्णा में हम कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए हम स्टक हो गए थे बैड वेदर में, हार्श विंड में एंड -40 टेम्परेचर 45 टेम्परेचर जा चुका था एंड वहाँ पे मुझे ऑक्सीजन देना पड़ा था अपने पार्टनर को, क्योंकि मैंने सबसे लेट ऑक्सीजन यूज़ किया था एंड 7,800 मीटर की हाइट पे मैंने अपना ऑक्सीजन अपने पार्टनर को दे दिया था क्योंकि उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर आप ऑक्सीजन यूज़ कर लेते हो अब 8,000 मीटर, तो ये आपको मतलब कंपल्सरी समझ लो या फिर इनेसेसरी है कि आपको ऑक्सीजन कम वहाँ तक नीचे तक चाहिए, कम से कम 6,500 मीटर तक आपको ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि आपका ऑल्टीट्यूड ऑटोमेटिक आपका डाउन आ जाता है एंड यही सबको मेरे साथ होता है। लेकिन उस टाइम मुझे फील नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है, बस मुझे ध्यान था कि मुझे खुद की ज़िंदगी तो बचानी है, साथ में मेरे लोग हैं, मुझे उनकी भी ज़िंदगी बचानी है, तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना होगा नीचे। सेकंड, जब मैं अन्नपूर्णा में क्लाइंब कर रही थी तो एक विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर रहे थे क्लाइंबर एंड उनकी ऑक्सीजन मतलब उनके पास था नहीं, तो वो मतलब उनको नींद आ रही थी, उनको मतलब इस तरह से हो गया था कि हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगा, तो मैं उनको सबमिट करवा के उनको अपने साथ लेके आई थी आधे रास्ते तक। उनके क्रैम्पॉन 3-4 बार फिट किए थे, 5-6 बार, पता नहीं कितनी बार फिट किए, मुझे खुद भी याद नहीं है
एंड कुछ भी ऐसा नहीं, बस एक ये है कि मुझे लगता है कि इंडियन नेचर पे है, क्योंकि हमें आदत है लोगों की हेल्प करना। सो मैं वो कर रही थी। सेकंड, मैं डेड बॉडी के पास रेस्ट कर रही थी, और माउंट कंचनजंगा में मेरे सामने ही डेड बॉडी को लेके जा रहे थे। मतलब बहुत सारी चीज़ें, एवरेस्ट में डेड बॉडी को ऐसे सामने देखा था। वाओ। टेल मी, आप छोटे से विलेज से हैं एंड योर पेरेंट्स एंड पीपल इन द विलेज, डिड दे सपोर्ट यू? ये डेफिनेटली दे आर सपोर्ट। यस, वो इमोशनली मेरा सपोर्ट करते हैं, एंड बट फाइनेंशियली वो नहीं कर पाते। बट मुझे लगता है कि फाइनेंशियल से ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड जब आपके पास अच्छे लोगों, ब्लेसिंग्स हो, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। Fantastic. No, you mentioned that your father was a truck driver, your mother was a homemaker. It takes so much for people like that, and you have siblings, Yeah. to sacrifice so much to allow your daughter to go on mountaineering. Yeah, Huh? definitely. है ना? एक्चुअली मेरे जो फादर है वो HRTC बस में ड्राइवर थे, एंड मेरी जो मदर है वो हाउस वाइफ है, जैसे हमने बताया, एंड 2 भाई बहन हैं। तो स्टार्टिंग में ना मेरे घर से लड़कियों के लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। हर एक लड़की के में ना जब भी अचीवमेंट कुछ करना होता है, तो सबसे बड़ा पहाड़ उसको घर वालों से लड़ना होता है। Right. तो मेरे माउंटेनियर जर्नी में सबसे बड़ा पहाड़ मेरे घर वाले थे, उनसे फाइट करना, देन उसके बाद समाज से फाइट करना, देन उसके बाद फाइनेंशियल फाइट करना, देन फाइनली जो एग्जैक्ट माउंटेन है वहाँ पहुँचना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो बट उसके बाद धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस उन्होंने देखा कि नहीं, ये अच्छा काम कर रही है। Awesome. Tell us what kind of mountaineering gear is required for safety, for protecting yourself, to be successful. सो वी एक्चुअली मैं बताऊँ माउंटेनियरिंग गियर की अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ शूज़ की आपको मैं बताती हूँ। तो हमें जो माउंटेन जो शूज़ होते हैं, क्लाइंबिंग जो हमारे बूट होते हैं, उसकी रेंज ही 58,000 रुपीज़ है राइट नाउ, और वो 60 टच करेगा, क्योंकि अगर अभी जैसे महंगाई बढ़ रही है, सिर्फ उसी शूज़ की कॉस्ट इतनी है। तो वो कॉस्ट इसलिए है क्योंकि वो वाटर प्रूफ है, विंड प्रूफ है, एंड उसमें मतलब पानी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें पानी अंदर आ रहा है और आपको ठंड थोड़ा फील हो रहा है, ठंडा वैसे भी होता है अगर आप मूव ना करो हाथ पाँव को, तो अगर उसमें पानी आता है तो आपको फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। फ्रॉस्ट बाइट जहाँ पे आपके पाँव और हाथ पाँव काटने की मतलब नौबत आ सकती है। तो हमें चाहिए इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छे वाला, अच्छी क्वालिटी वाला। तो अगर मैं सारे इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो वो कम से कम 5 से 6 लाख इजीली आ जाता है, इतने में आता है। तो वी नीड ए गुड गियर, सर से लेकर पाँव तक। So, Baljeet, tell us, what is the kind of mental and physical preparation you have to make before you start climbing a mountain? Because now you do a series, it's not just one. You're climbing 5 mountains at a stretch in 30 days. Yeah. What is the mental preparation required for this? आई थिंक मैम ना बहुत इजी है फिजिकली स्ट्रांग होना, क्योंकि आप 1 साल ले लो फिजिकली आप स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन मेंटली आपको अपने खुद को स्ट्रांग करना, ये सबसे हार्ड टास्क है। एंड ये अभी भी मैं आपको बताऊँ पूरी दुनिया में ना, तो मेरा जो मेंटल हेल्थ पे जो कंट्रोल रहा है वो मेरी फिटनेस की वजह से रहा है, ये मेरी रनिंग की वजह से रहा है, जिम जाने की वजह से और योगा करने से। तो मुझे लगता है सबसे ईजी जो स्टेप है मेंटल हेल्थ को कंटिन्यू और अच्छे में रखने का, वो है आप योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, रनिंग कीजिए, आपको जो स्पोर्ट्स आपको पसंद है आप वो कीजिए। एंड द सेकंड है लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की दुनिया में हम इंटरेक्ट करना ही भूल गए हैं। आज की दुनिया में हम बिना बात किए लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। So, Baljeet, you have already climbed one mountain without oxygen, 8,000 meters. Tell me how it was, and you're planning to do some more. Talk a little bit about that and how challenging it is and what does it mean really. ओके, सो मेरा जो अभी फर्स्ट 8,000 था विदाउट O2, वो माउंट मनासलू था। एंड मुझे इतना ज़्यादा तो उसमें टफ नहीं हुआ, बट अगेन जो चैलेंजेस मेरे मेंटली चैलेंजेस थे वो ज़्यादा मुझे फेस करने पड़े। एंड ये विदाउट ऑक्सीजन इज़ अ मेंटल मतलब ये पूरा मेंटल गेम है, क्योंकि आपको लगेगा बार बार कि अरे ठंड लग रही है, क्यों कर रहा हूँ मैं क्लाइम, चल नहीं चलता हूँ पीछे वापस चलता हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन तो पड़ी है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा मेंटल गेम है। एंड साथ में फिजिकल तो आपको स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि आप विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम कर रहे हो जहाँ पे पहले ही थिन एयर है, बिल्कुल ही ऑक्सीजन की जो थिन लेयर है ऑलरेडी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। साथ में आपको बॉडी मूवमेंट रखना है,
आपको वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकता है, यानी आप थोड़ी बहुत ऐसी हरकतें ड्रंकर की तरह हरकतें कर सकते हो, या फिर आप खुद ही अपना एंकर निकाल के खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हो क्योंकि आपको फॉलो नहीं करना वो बात। बट बहुत सारे रीज़न हैं जो इस तरह की चीज़ें होती है, बहुत सारा, ये बहुत ज़्यादा टफ है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सिर्फ अगर मैं 10% लोगों में से लूँ तो 1% लोग ही विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब कर पाते हैं, और बाकी Wow. लोग नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ना कुछ रीजंस रहते हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। एंड अभी जो मेरा मिशन है, जो मुझे विदाउट ऑक्सीजन मुझे क्लाइंब करना है 6-8,000 जो बचे हैं अभी नेपाल में, तो मुझे वो क्लाइंब करने हैं। उसके लिए मतलब उसे करना, उसका सोचना, मतलब ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बट मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस है कि मुझे बस एक बार ट्राई करना है और मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी। एंड उसमें मेन होता है आपका एक्लिमेटाइजेशन। तो आपको एक्लिमेटाइजेशन करना पड़ता है, यानी आपको रिपीटेशन करनी पड़ेगी। शायद आपको एक बार बेस कैंप रखे, फिर आपको कैंप 1, देन फिर वापस बेस कैंप, फिर कैंप 1, फिर कैंप 2, फिर वापस कैंप 1, फिर मतलब ये रोटेशंस रहेंगे। तो मुझे ये बार बार रोटेशंस करनी पड़ेगी ताकि मेरी बॉडी वो जितना भी एटमॉस्फेयर है वो अडेप्ट कर सके। एंड सेकंड होता है आपको कंज्यूम करना पड़ेगा पानी। तो आपको लिक्विड जितना हो सके आप वो इनटेक कीजिए। वाटर आपको, अगर वाटर है तो बहुत अच्छी बात है, वार्म वाटर आपको मिलता है, अगर जैसे बेस कैंप में रहोगे तो मिलता ही है, तो वहाँ पे मिल रहा है तो आप जितना हो सके कंज्यूम करो। एंड उसके बाद थर्ड जो है आपके इक्विपमेंट्स, आपको मैंने बताया इक्विपमेंट्स अच्छे चाहिए क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन आपको ठंड ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ऑक्सीजन का लेवल डाउन आता रहेगा, एंड जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत स्लो हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होना स्टार्ट करेगा वो इसलिए होगा क्योंकि आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको नींद आना स्टार्ट होगा। आप स्लो हो जाओगे कंपैरेटिवली अगर अदर जो क्लाइंबर्स होंगे उनके, एंड आप जब स्लो होंगे तो आपको नींद आना, तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है कम स्लो हो जाएगा, एंड आपकी बॉडी जो गर्म नहीं होगी। एंड देन लोग या तो फिर गिव अप कर लेते हैं वहाँ पे, उनको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है या फिर हाई सिकनेस हो जाती है, पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो उस टाइम अब रुकना नहीं, उस टाइम कंटिन्यू चलना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके गिनती के। जहाँ पे आपको मैं बताऊँ, आपके लिए शायद ये 20 मीटर इतना सही होगा, लेकिन ये 20 मीटर के लिए हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आपको वहाँ पे मिलेगी। देन साथ में आपको डेड बॉडीज आपको साइड में मिलेगी। आपको ना उनको देख के डर लगेगा कि अरे ये मर गया तो मैं भी मर सकता हूँ, विदाउट ऑक्सीजन जा रहा हूँ। अगेन वो ना, एक तो ये ट्रूथ, बिटर ट्रूथ है, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने जो फील्ड चूज की है वो है ही डेंजरस, वहाँ पे नॉर्मल है ये डेथ वगैरह होना। तो आपको एक्सेप्ट करना है, देन वो फियर आपको ओवरकम करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सारे टैकल्स। देन हार्श विंड, हार्श विंड में चलना मतलब विदाउट O2, मतलब मैं बता नहीं सकती क्योंकि मैंने अभी 70-75 मतलब पर आवर की विंड से मतलब उसको तब भी मैं चली हूँ उस वाले में। देन उसमें चलना, क्योंकि आपको पहले ही ठंडा लग रहा है, विंड से और ठंडा होगा, तो आपकी बॉडी मूव नहीं करना चाहिए, आपको चाहिए बस आपको यहीं पे सोना, आपको यहीं सो जाना है, तो आपको ऐसा लगेगा। देन उसमें मोमेंट में आपको कमा आगे बढ़ना है। तो ये मेंटल, सारा मेंटल का मतलब, आप बोले मेंटल अगर स्ट्रांग हो तो ये सारा उसी का गेम है, पूरा मेंटल का गेम है। एंड थर्ड पॉइंट है एवलांचेस। सो आपको लॉट्स ऑफ, मतलब इतने सारे एवलांचेस आपको मिलेंगे कि कभी भी आपको ट्रिगर होते हुए एवलांच मिलेगा। इवन मैं खुद 2 बार एवलांच में आ चुकी हूँ, तो उस टाइम पे आपको क्या, मतलब कोई एक्शन आप क्या ले सकते हो, क्या डिसीजन है, किस तरफ आपको भागना है, कब आपको एयर पॉकेट बनाना है, क्या आपको करना है, कौन सा सिचुएशन, ये आपको सब कुछ। और अगर आपको ट्रिगर कर गया है और आप सेफ हो तो आप लोगों की हेल्प कर पाओगे, इमीडिएटली आपको एक्शन ले पाओगे। तो उसके लिए भी प्रिपेयर होना है, आपको रेस्क्यू कर पाओगे और लोगों के लिए, तो इतना कैपेबल आपको बनना पड़ेगा, इतना सोचना पड़ेगा। विदाउट O2 भी एंड विद O2 भी क्लाइंबिंग में इज नॉर्मल। देन क्रेवासिस, आपको क्रेवासिस क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि क्रेवासिस बहुत डीप होते हैं, और अगर आप उसमें मतलब चलेंगे तो आप पता नहीं आपकी बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देयर इज अ मेनी ऑफ चैलेंज लाइक दिस। That is superb. I mean, so what is your next goal, Baljit? सो अभी मैंने प्लान किया है, मुझे विदाउट ऑक्सीजन क्लाइंब करना है, एंड मुझे खुद को टेस्ट करना है, खुद की लिमिट्स को टेस्ट करना है। ये 2 रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पता है ये पूरा मेंटल गेम है। सो मैं लोगों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहती हूँ उस मेंटल गेम से, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास, ईजीली मतलब ईजीली आप एक्सेस कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, मैसेज करके, फ़ोन करके, वीडियो कॉल, जो मर्जी, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, फिर भी हम लोगों से बातें नहीं कर रहे, फिर भी हम लोगों से अलग हो रहे हैं।
एंड एक मैं वहाँ उस पहाड़ पे हूँ, यानी हम माउंटेनियर्स उस पहाड़ पे हैं जहाँ पे लिमिटेड लोग हैं, जहाँ पे सब 19-20 गिनती के लोग हैं, फिर भी हम वो कम्युनिटी बिल्डअप कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पे ना कोई भी ऊपर नीचे, कोई बड़ा छोटा मोटा पतला काला गोरा, ये चीज़ें है ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ प्योरिटी एग्जिस्ट करती है। वहाँ पे लोग सोचते ही नहीं है मुंह खोलने से पहले कि ये बंदा बिजनेसमैन है तो उसके सामने ये बोलूँगा डायरेक्टली एक गांव वाली टोन में तो ये मेरे को जज करेगा। तो वहाँ पे कोई जजमेंटल थिंग नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही थिंग है कि हमें एक दूसरे का साथ लेके चलना है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है, सबको एक साथ सबमिट करना है, सक्सेस एक बार सेलिब्रेट करना है टॉप पे जाके, सबको अपनी अपनी देश को रिप्रेजेंट करना है। एंड थर्ड कि मेंटल जो आप यहाँ पे बना के बैठे हो कि मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं, मैं सिर्फ इतना करूँ, एक्सक्यूज़ बनाना बंद कीजिए, बात करना शुरू कीजिए। जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आप बता नहीं पाओगे आपका प्रॉब्लम क्या है। एंड जब तक आप बता नहीं पाओगे सामने वाले पर्सन को कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ है, तब तक सॉल्यूशन निकलेगा कैसे है। तो आपको बात करना पड़ेगा। तो जब आपके पास सब कुछ चीज़ें हैं तो बात कीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए। दैट्स माई पॉइंट कि मैं माउंटेनियरिंग को उस लेवल पे और इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ। थर्ड, इको सिविलाइजेशन। तो इको सिविलाइजेशन यानी जो जितने भी माउंटेन्स में आपको सिर्फ गार्बेज जहाँ पे दिख रहा है प्लेन एरिया में, मुझे गार्बेज इस टाइम माउंटेन्स में दिख रहा है जहाँ पे हमारे लिए वाटर आता है, जहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है, जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। सो हमसे पहले भी एक्सपीडिशंस हुए हैं एंड तब तक हमें ध्यान नहीं था, अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस चीज़ें रह जाती हैं। तो अभी मुझे समझ आ रहा है कि हमारे ग्लेशियर बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। सो आई रियली वांट कि मैं कैसे अपने क्लाइंबिंग में कम गार्बेज अपने साथ कैरी करूं, अगर कैरी भी कर रही हूँ तो उस गार्बेज को मैं नीचे कैसे लेके आऊँ। Awesome. That's it. What is your last word for all those young girls who would be aspiring to do so many things? Okay, now What is your message? सो मेरा मैसेज सिर्फ यंग गर्ल्स के लिए नहीं है, यंग बॉयज़ के लिए भी है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बात पे बिलीव करती हूँ और वो है कि गर्ल्स बॉयज़ हमने यहाँ से बनाया है, और जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा तब तक आप यही करते रहोगे कि मैं गर्ल हूँ तो ऐसा हुआ, मैं बॉय हूँ तो ऐसा हुआ। ओके, मैं मानती हूँ ये दोनों कैटेगरी हैं, फीमेल और मेल, लेकिन दोनों अगर साथ में चलें तो ये ना मतलब बियॉन्ड हो जाएगा, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, और ये हो रहा है आज भी। मैं माउंटेनियरिंग को इसीलिए पसंद करती हूँ क्योंकि हम एक साथ चलते हैं। मैं आपको कहा कि वहाँ पे पहाड़ को नहीं पता कि ये लड़का आ रहा है या लड़की आ रही है, उसको ये पता है कि ये माउंटेनियर है, ये ट्रेन होके आ रहा है और यही है वो बच्चा जो मुझसे मिलने आ रहा है। तो उसको सिर्फ इतना ही पता है और उसको यही अच्छी बात है माउंटेन से जा रहा है। तो कुछ भी हो जाए, आपके सपने हैं, अपने सपनों के लिए लड़ो झगड़ो, जो करना करो, लेकिन अपने सपनों के लिए ना कभी भी पीछे मत मुड़ना, वो पूरे होंगे। आपको उस लेवल की मेहनत चाहिए। दैट्स इट। Wow, that is so inspirational. And thank you very much, Baljit, for giving us the opportunity to talk to you and have your story told. I'm sure you're going to inspire several young people out there, young and old, to do something fantastic and with lots of wonderful messages of hardship, perseverance, tears, grit, and never say die attitude. Yeah, definitely. So fantastic. Thank you very much, Thank you Baljit, so and much. wish you all the success. Thank you, ma'am. Thank you so much.